नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद है उसका आज पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग जानेंगे कि जो फ्रांसीसियों का उद्देश्य था, ये जो फ्रांसीसियों का जो हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उसके क्या क्या कारण थे, वह क्यों चाह रहे थे कि हम अपना हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित कर सकें। चूँकि जो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि सिर्फ ये हिंद चीन जो क्षेत्र है वह कैसे क्षेत्र है, कहाँ के क्षेत्र हैं, इनमें कौन कौन से देश आते हैं के बारे में जाना है। तो हम लोग जो जानेंगे इस वीडियो में वह था कि हिंद चीन का सबसे प्रमुख उद्देश्य में जो उपनिवेश स्थापित होने का उपनिवेश जो बनाया गया फ्रांस के द्वारा, उसका प्रमुख उद्देश्य के बारे में। तो इसके तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें हमें 4-5 कारणों पर चर्चा करनी है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों के उपनिवेश स्थापना के कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण में थे वो व्यापारिक सुरक्षा। व्यापारिक सुरक्षा करने का मतलब था कि जब फ्रांसीसी जो आए वो भारत में आए पहले, मतलब जो पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा थे वो पहले भारत में आए, लेकिन जब उनके जो वापस जाने के बाद जो यूरोपीय देशों में प्रचार हुआ, जब ये मसाला बेचे तो उनको 60 गुना फायदा हुआ। उससे फ्रांसीसी भी उत्साहित होकर के भारत की यात्रा पे आए। भारत में आने के बाद उन्होंने हिंद चीन वाले क्षेत्र में गए और वहाँ पे लगा उन्हें कि वहाँ पे अगर वो अपना उपनिवेश बनाते हैं तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक तरफ चीन और एक तरफ भारत, दो बड़े देश, और दोनों तरफ में कहीं पे भी उनका शासन स्थापित होने वाला में नहीं था। इसीलिए वो भारत में लगातार फ्रांसीसियों की जब हार होती गई तो इसीलिए वो सभी लोग सिमट करके किस क्षेत्र में चले आए, हिंद चीन क्षेत्र, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे क्षेत्रों में चले आए। और चीन में भी उनको ब्रिटेन के द्वारा काफ़ी एकदम अच्छी सा टक्कर दिया गया, जिससे वहाँ पे उनकी तो शासन था वो चलने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो हिंद चीन वाले जो क्षेत्र है उसमें अपना जो व्यापारिक सुरक्षा के लिए कोठियों का इंतजाम करना, सैनिक की व्यवस्था करना जैसी आदि कार्यक्रम, वहाँ के जो ये सब काम उन्होंने शुरू किया और अपना उपनिवेश बनाना वहाँ स्टार्ट किया। वहाँ के राजनीतिकों को राजनीति प्रभावित करने लगे। तो फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य कारण डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के सामना करना था। तो उन लोगों ने जो ये चाहा कि अगर हम लोग यूरोप के जो फ्रांसीसी हैं वो अगर चीन में और भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो लोग अपना अस्तित्व में मतलब व्यापार करना चाहते हैं अगर पूर्वी देशों से, तो उन्हें कम से कम एक न एक उपनिवेश बना के रखना ही पड़ेगा। तो उनके लिए सबसे अच्छा और एकदम कम मेहनत में अच्छे परिणाम लाने वाले जगह हिंद चीन क्षेत्र पर बने। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपना व्यापारिक सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ पे उसे अपना उपनिवेश बनाया। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि जैसे जो खनिज है वो मिलते थे। इनका फ्रांसीसी अपने उद्योग के विकास करना चाहते थे। जो ये उनका आर्थिक कारणों में है कि जो अगर जो चीन के से जो सटे हुए राज्य है, मतलब चीन के ही राज्य है, और ये वियतनाम के, लाओस के जो क्षेत्र है उनमें जो है कि खनिजों की मात्रा पाई जाती है, खनिज पाए गए। जैसे जो टीन है, टीन का उपयोग कर सकते हैं, उनका टीन का, जस्ता का, टंगस्टन का, कोयला का जो फैक्ट्री जलाने में काम, फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता था, क्रोमियम का। इन सभी खनिजों को मिलने से वो लोग चाहें कि अगर हम लोग इस यहाँ पे अगर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हमें अपने उद्योग के लिए जो कच्चा माल की पूर्ति है वो भी हो जाएगा, और उसके फैक्ट्रियों के मशीनों के निर्माण के लिए जो मतलब लोहा, ये टीन वगैरह की जो भी आवश्यकता होती तांबा की, वह यहाँ से पूरा कर लेते। इसीलिए उन्होंने अपने इस आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को, जो हिंद चीन क्षेत्र हैं, उसे अपना गुलाम ये उपनिवेश बना लेते हैं। और तीसरा में है यूरोपीय सभ्यता का विकास करना।
यूरोपीय सभ्यता का विकास करने का क्या मतलब है? यूरोपीय सभ्यता में जो यूरोप के जितने भी देश थे, जैसे डच हैं, पुर्तगाल है, ब्रिटेन के हैं और फ्रांस के हैं, ये सभी चारों पांचों देश समझते अपने आप को थे कि ये लोग सभ्य लोग हैं और हम पूर्वी जो लोग हैं, जैसे भारत, चीन और ये वियतनाम जैसे क्षेत्र जो है, श्रीलंका जैसे जो क्षेत्र हैं, वो सब असभ्य लोगों का क्षेत्र है। ये लोग केवल मजदूरी करना ही जानते हैं, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि हम लोगों के पास उतनी विकसित जो फैक्ट्रियाँ थी वो नहीं थी, इसीलिए वो लोग हम लोगों को असभ्य माना करते थे और हम लोगों को सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग ही माना करते थे। और इस प्रकार से वो लोग उनकी इच्छा थी कि हम लोगों को वो सभ्य बनाए, ऐसा करके और अपने शासक का, अपने देश का बखान किया करते थे। और एक टोकन फ्री स्कूल चलाया जाएगा जिसमें वहाँ के गरीब लोगों को पढ़ाया जाएगा और उसमें बताया जाए कि जो फ्रांस का जो शासक है वह बहुत अच्छे है, ये वो फलाना ढेकाना बहुत सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ फ्रांस के ही गुणगान किए जाएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि जो हम लोग हैं, वो जो वियतनाम के जो लोकल लोग हैं, वो सभी लोग सिर्फ मजदूरी करना ही जानते हैं, उनके पास कोई सभ्यता नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसा वो लोग ऐसे अपने बुकों में छापेंगे और उन्हें यही पढ़ाएंगे। तो इसीलिए है कि जो यूरोपीय सभ्यता का वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी यूरोप की जो सभ्यता है वही सभ्यता हम इन लोगों पे थोपे। तो इसमें लिखा गया, फ्रांसीसियों का उद्देश्य था हिंद चीन वासियों को यूरोपीय सभ्यता से अवगत कराकर उन्हें सभ्य बनाना था। मतलब जो वियतनाम के जो क्षेत्र के लोग जो है और हमारे भारत के लोग, ब्रिटेन वाले जो थे हमारे भारत में भी यही चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कई सारे स्कूल खोले जिसमें बताया गया कि ब्रिटेन के जो शासक है वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे बताया गया, उनका बखान किया गया। और उसी तरह ही फ्रांसीसियों ने जो वियतनाम, हिंद चीन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जितने भी स्कूल खोले गए उनके द्वारा, उसमें ये बताया गया कि वहाँ के जो फ्रांसीसी लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग सभ्य है। इस प्रकार से उन्हें बताया गया। जैसे कि इसमें था जो एक फ्रांसीसी लोग जो थे उनको इस बात का डर था कि अगर इन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं तो ये लोग हमारे जो उपनिवेश बनाए हैं हम लोगों ने उसका ये लोग विरोध करेंगे, इसीलिए उन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दे करके वह सिर्फ अपने बारे में ही बताएं कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस प्रकार से बताएं कि जो फ्रांसीसी को है वो लोग अच्छे माने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो ये वहाँ के जो लोग थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि ये लोग जो है उनका बहुत शोषण किया करते थे। शुरुआती तौर पे ये लोग जब आए तो ये लोग सिर्फ ये समुद्र के किनारे जो बंदरगाह जैसे इलाके थे उन जगहों पे अपना अधिकार स्थापित करना शुरू करते हैं और वहाँ के लोगों को उनका शोषण करना शुरू करते हैं। किसानों का, मजदूरों का तो सभी जगह बदतर हालत ही रहे, चाहे यूरोप हो या भारत हो, चीन हो, वियतनाम हो, लाओस, कम्बोडिया हो, इन सभी जगहों पे तो सभी मजदूर का और किसान का स्थिति हमेशा ही खराब रहा है। और है एक उद्देश्य है औपनिवेशिक आर्थिक नीति। इसमें बतलाया गया कि जो फ्रांसीसियों का मानना है कि उपनिवेशों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था का विकास होना अति आवश्यक है। अर्थव्यवस्था मजबूत होने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता सुधरने से बाजार का विकास होगा। तो ये जो औपनिवेशिक आर्थिक नीति जो है उनमें फ्रांसीसियों का एक अच्छा उद्देश्य था। ये काफ़ी अच्छा उद्देश्य था क्योंकि फ्रांसीसी मानते थे कि अगर हम यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, तो हम लोग अब जो फ्रांस से सामान बना करके लाते थे, तो अगर हम यहीं पे कच्चा सामान ले करके यहीं पे बना करके और यहीं के बाज़ारों में अगर बेच दे तो हमें अच्छा लाभ होगा। अच्छा लाभ क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ से कच्चा माल ले जा करके फ्रांस में ले जाते हैं तो लाने ले जाने में जो समय बर्बाद होगा और वहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पे जो मजदूर मिलेंगे यूरोप में, फ्रांस में, वह महंगे मजदूर मिलेंगे। और अगर वियतनाम में ही बनाते हैं तो यहाँ पे सस्ते मजदूर मिलेंगे। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत करें, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और उनका जीवन जो है वह यूरोप के जो लोग हैं उनके जैसे बनाया जाए, ताकि ये लोग भी वहाँ के जो वस्तु है, उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सके और उन्हें अच्छा बताया जाए। उन लोग जो स्कूल बनाया जाता था उसमें ऐसा बताया जाता था कि जो फ्रांसीसियों की जो सभ्यता का पालन करते हैं वह बहुत अच्छे लोग होंगे, जो उच्च सभ्यता वाले लोग कहलाते थे।
इस प्रकार से वो चाहते थे कि अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इनकी अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में लाते हैं, तो हम लोगों का जो सामान है वह अच्छे दामों पे बिकेंगे और हमें अच्छा फ़ायदा होगा। तो इससे तो काफ़ी मतलब अच्छा स्थिति में आ गए लोग वहाँ के, चूँकि वहाँ पे अगर कुछ लोगों को अगर रोज़गार मिले तो वो लोग ने फ्रांसीसियों को अच्छा मानना शुरू कर दिया और उनका साथ देते हुए उनकी जो फैक्ट्रियों की जो वस्तु हुआ करते थे उन्हें कंज़्यूम किया करते थे, खरीदा करते थे। तो ये थे उनके औपनिवेशिक आर्थिक नीति। लेकिन एक और नीति आई आई है जो वो है उनका शिक्षा के प्रति है, जो वहाँ के लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया हुआ है औपनिवेशिक शैक्षणिक व्यवस्था। वियतनाम में स्कूली शिक्षा प्राप्त सिर्फ धनी लोगों को ही कर पाते थे। वहाँ चीनी सभ्यता एवं संस्कृति का अत्यंत गहरा प्रभाव था। फ्रांसीसी सरकार ने सबसे पहले इस प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। जो फ्रांसीसी सरकार थी वह सबसे पहले जो था भारत की सभ्यता का जो प्रभाव था वो और चीन की सभ्यता का, वो दोनों की जो सभ्यता था उन्हें वो हटा देते हैं और जो फ्रांस की जो सभ्यता है उन्हें थोपा करते हैं, ज़बरदस्ती थोपा करते हैं, ताकि जो वियतनाम के जो धनी लोग हैं उनकी शिक्षा में यह आ जाए और जो धनी लोग हैं वह उनके जो शुरुआती मतलब उनके जो कपड़े होंगे वो यूज करना शुरू करेंगे और इस प्रकार से धनी लोगों को फ्रांसीसियों द्वारा मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाएगा। इसीलिए वो जो लोकल लोग होंगे वह कहेंगे कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे लोग होंगे। हाँ, इस प्रकार से था। अब वियतनाम में जो शिक्षा प्राप्त करने का, वियतनाम ही क्यों, भारत में भी ऐसा था कि जो पहले हम लोगों के पहले यहाँ जो होता था कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी शिक्षा जो है वह अच्छी नहीं होती थी। उन्हें कम समय में ही पढ़ना को मिलता था और धनी लोग दूर-दूर तक जाकर विदेशों में जाकर पढ़ा करते थे, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी तक पढ़ा करते थे। तो ये तो सभी जगह के हाल हैं। फ्रांसीसी स्कूलों में शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें लिखी गई। इन किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया गया तथा औपनिवेशिक शासनों को वियतनामियों के हित में बताया गया। तो पहले ही हमने बता दिया है कि जो फ्रांसीसियों का जो बुक निकला उसमें उन्होंने अपने फ्रांसीसियों के गुणगान के बताया और वियतनाम में फ्रांसीसियों के हित जो वियतनामियों के हित में बताया गया। फ्रांसीसी द्वारा अगर शासन चलाया जा रहा है तो वह वियतनामियों के हित में है, उन्हें सभ्य बनाने के लिए बताया गया। तो फ्रांसीसी के द्वारा जो भी स्कूल स्थापित किए गए उसमें इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाती थी। इन पुस्तक में एक और फ्रांसीसियों का गुणगान किया गया था तो दूसरी ओर वियतनामियों को आदिश तथा पिछड़ा तथा असभ्य कहा गया, जो सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लायक है। तो इस पुस्तक में जो नए नए स्कूल बने तो सबका अपना अपना एक पुस्तक निकाला गया जिसमें वियतनामियों को जो है एकदम असभ्य बताया गया, पिछड़ा हुआ बताया गया। उनके पास उन्हें बताया गया कि तुम लोग सिर्फ शारीरिक श्रम करने लायक हो, वह तुम लोग फैक्ट्रियों में साहब जैसे पद पे नहीं आ सकते, ऐसा उन्हें बतलाया गया। अगर आना चाहते हो तो उन्हें अच्छी जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उन्हें अपनाना होगा, और फ्रांस की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वहाँ के जो लोगों की वेशभूषा है वो अपनाना पड़ेगा, तब वो लोग सभ्य कहलाएंगे, ऐसा बताएगा। तो ऐसा भारत में भी हुआ था। जब यहाँ पे जो मैकाले शिक्षा पद्धति जो आया उसमें भी यही बात बतलाया गया था कि अगर जो लोग ब्रिटेन की सभ्यता को अपनाते हैं तो वह भारत के लोग जो ब्रिटेन की सभ्यता और वहाँ की शिक्षा को, वहाँ के कल्चर को अगर अपने में अपनाते हैं तो उन्हें अच्छे भारतीय माने जाते थे। इसी प्रकार फ्रांसीसियों ने भी वियतनामियों को मतलब उनको यह समझाया गया कि जब अगर वो लोग फ्रांसीसी का जो कल्चर है वो अपनाते हैं तो उन्हें अच्छे वियतनामी कहा जाएंगे। तो ये सब जो थे अभी तक हमने पढ़ा कि जो फ्रांसीसी है उनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे अपना उपनिवेश बनाने का। तो सबसे पहले था कि व्यापारिक सुरक्षा के लिए उन्होंने वियतनाम को अपना उद्देश्य बनाया, उपनिवेश बनाया। वहीं पे था कि आर्थिक सुरक्षा के लिए क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे अगर नहीं बनाते अपना उपनिवेश तो कहाँ जाते। एक तरफ तो भारत में भी और चीन में भी ब्रिटेन का शासन है और इधर और कोई देश बचा है नहीं जहाँ पे वो लोग अपना उपनिवेश बना सकते हैं। और भारत जो है अफगानिस्तान से लेकर पूरा म्यांमार तक ब्रिटेन का शासन चल रहा है। उधर उत्तर में पूरा चीन
जो है वो ब्रिटेन के और डचों के कंट्रोल में है और बच गए फ्रांसीसी, वो कहाँ जाएं। तो उनके लिए एक छोटा सा मात्र हिंद चीन क्षेत्र बचा था जिसमें वो अपनाते हैं। तो ये थे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें टोकन फ्री स्कूल के बारे में जानना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।